समझो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल रही है और इसका फायदा उठा लो, क्योंकि ये फायदा अगर आपने नहीं उठाएंगे तो फिर कोई और फायदा उठाएगा और आप रह जाएंगे। अब हम धमाकेदार स्पीड के साथ में क्लास को शुरू करते हैं और समझ के चलेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बिल्कुल जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक रट्टा ही लगेगा। फिर अगर हम किसी चीज को समझते नहीं है तो रट्टा मारते हैं, और रट्टा मारी हुई चीज ना जल्दी दिमाग से निकल जाती है और समझी हुई चीज लंबे समय तक टिकी रहती है। तो समझ के चलेंगे, है ना? कौन कौन चाहता है कि समझ के चलें? एक बार कमेंट में बताओ। समझ के साथ में चलना चाहिए ना? जी हाँ। देखो, खुद को समझने और अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल हैं? पहला ऑप्शन है संगीतमय बुद्धि, दूसरा स्थानिक बुद्धि, तीसरा अंतःवैयक्तिक बुद्धि और चौथा है सामाजिक बुद्धि। तो कमेंट करके पहले आप लिखेंगे अपना आंसर, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट में लिख दो। वायरल इंग्लिश, इंग्लिश वाले भैया जी आप हैं पुराने स्टूडेंट, है ना? आपको सारी बातें पता है, लेकिन मुझे ख्याल रखना पड़ता है सारे बच्चों का, तो थोड़ा सा धैर्य रख लिया करो यार। आपके भाई बहन है यार, है ना? आप समझा करो। कुछ नए बच्चे हैं जिनको बेचारों को अभी ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है सीटेट के, तो वो फ्रेशर बच्चे हैं, उनको समझाना पड़ता है, तो थोड़ी सी धैर्य रख लिया करो। क्या दिक्कत है 10-5 मिनट में, है ना? वैसे भी जीवन में घंटों घंटों आप निकाल देंगे कहीं किसी बेकार से काम में, कभी किधर उधर घूमते फिरते, तो 10-5 मिनट अगर उनका भी भला हो जाएगा तो आपका क्या ही चला जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लिया करो बात को, है ना? जी बिल्कुल सर जी। देखो, खुद को समझने और अपने विचार और संवेग और अपनी भावना, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल कौन सी बुद्धि में आएंगे? अंतः वैयक्तिक बुद्धि में आएंगे, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो भावनाओं से रिलेटेड होता है। मुझे क्या पसंद है, मेरी रुचि क्या है, किन बातों पे मुझे गुस्सा आता है, ये बातें अगर आप जानते हैं तो आपके अंदर अंतर्वैयक्तिक कौशल मौजूद है। संगीत में बुद्धि उनकी होगी जिनके अंदर गाने बजाने, म्यूजिक से रिलेटेड नॉलेज होती है, धुन बना देते हैं, सिंगिंग अच्छी होती है उनकी। स्थानिक बुद्धि होती है जो नापतोल वाले काम करते हैं, जैसे पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट जो ड्राइंग बनाते हैं, वो भी इसी में आते हैं। जो मूर्ति बनाते हैं वो भी इसी में आते हैं। घर के नक्शे बनाने वाले इंजीनियर होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। आपको टूर टूर गाइड जो होते हैं, जो आपको जगहों जगहों पे घुमाएंगे, पहाड़ों पे, नदियों पे, वो भी, क्योंकि वो भी नापतोल जानते हैं, दिशाएं जानते हैं। सामाजिक बुद्धि पार्ट ही नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में जो बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि उसके अंदर है ही नहीं, तो इसको तो वैसे भी अलग निकाल दो। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। समझ गए भाई? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। जी, अपने बारे में जानना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। नहीं, मन्नत इतने महीने पढ़ते पढ़ते हो गए, ऐसी गलती के लिए माफ नहीं करूंगा मैं। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक होता है दूसरे की। अब फिर से आपको एक बार फिर कंफ्यूजन कर दिया आपने। अंतर्वैयक्तिक जो है ना, अंतर्वैयक्तिक, और एक है आपका अंतःवैयक्तिक, इसमें विसर्ग लगे हुए हैं। ये समझ में आई बात? तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये दूसरों के लिए है, और ये है अपने लिए। दोनों में फर्क समझो। इसमें अंतर है, इसमें रा है, इसमें रा नहीं है, ठीक है? इसमें अंतर है, और इसको अगर बदलेंगे तो इसका क्या बनेगा पता है? इसका बनेगा अंतरा। क्या बनेगा इसका? अंतरा वैयक्तिक। अंतर नहीं बनेगा, ठीक है? अंतर वाला जो है वो दूसरे के लिए हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका, पहला ऑप्शन है बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, दूसरा है बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है, तीसरा है आपका सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हों, फोर्थ है आपका सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा, टाइपिंग की वजह से हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि काउंसलर में होती है, टीचर्स में होती है। जीन प्याजे, सिद्धार्थ शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा जी ठीक बोला आपने, सही जवाब। अभी हमारे लाइक्स कम है, 1000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, तो सभी लोग एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो। 2000 लाइक हमारे तुरंत पूरे हो जाएंगे, है ना? जल्दी से जिसने लाइक नहीं किया, यहाँ पे दिख रहा है अभी 1000 बच्चों ने लाइक नहीं किया है, यानी आधे बच्चों ने लाइक नहीं किया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों की तरह एकदम कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो, मजा आ जाएगा। देखो, मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन दो ना, मैं आपको इतना मोटिवेट करता हूँ, मेरे लिए एक लाइक तो बनता है। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित भी होती है ना?
और प्रगतिशील शिक्षा में मैंने 3 रूल बताए थे, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 सबसे ऊपर हैं। कौन सा? नंबर 1 आपका बच्चा जो है ना, बच्चा आपका सक्रिय होना चाहिए, ठीक है? नंबर 2 बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए आपका, ठीक है? नंबर 3 बच्चा करेगा काम को, यानी लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ये 3 रूल जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी इसके अलावा कई सारे और भी हैं, जैसे कि बच्चा सहभागी होना चाहिए, नए ज्ञान का निर्माण होना चाहिए, चाहो तो लिख सकते हो। नए ज्ञान का जो निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं रचनावाद। तो ये रूल है किसके? प्रगतिशील शिक्षा के और बाल केंद्रीय शिक्षा के। अब इसके हिसाब से अपना आंसर ढूँढो। देखो पहली ऑप्शन में आपको मिल जाता है करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग को हिंदी में करके सीखना ही बोलते हैं। तो करके सीखेगा बच्चा तो आपकी शिक्षा सफल हो जाएगी। रटंत आपका नेगेटिव है, रटना गलत बात है। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो परीक्षा की तरफ केंद्रित हो, नहीं होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट सिखाने की वजह से पढ़ाते हैं, आप अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं, ना कि परीक्षा के लिए पढ़ाते हैं, तो सी भी नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा भी गलत चीज है, बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं कराना आपको, तो आपका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्या कह रहे हो सर? सॉल्यूशन मत कीजिए, टाइम बर्बाद होता है। तो क्या करूं, सीधे आंसर बता के काम खत्म कर दूं? फिर जो जिनको समझ नहीं आता वो क्या करेंगे बताओ? हाँ जी, कौन कौन चाहता है कि समझा के चला चला जाए? एक्सप्लेनेशन कौन कौन चाहता है कि एक्सप्लेनेशन करके चला जाए? यू आर बेस्ट टीचर जी, वो बताओ जो मैंने बोला है। अब देखो इसने कहा, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। तीसरा है बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीजें शामिल है जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। फोर्थ है आपका जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ जी, जल्दी लिखो अपना आंसर सबके सब। एक्सप्लेनेशन किया कीजिए सर। अच्छा ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन मैं आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फास्ट ही एक्सप्लेनेशन भी फास्ट करूंगा, है ना? देखो लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पुनरावृत्ति और स्मरण से सीखेंगे, तो गलत हो जाएगा। निष्क्रिय भी गलत ही होता है, बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने चरण बताए ही नहीं है ना? जीन पियाजे ने बताए हैं, वो भी 4, वो भी 8 नहीं बताए। बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीजें भी हैं जो बच्चा दूसरे की मदद से कर सकता है, यानी कि दूसरे की मदद से करेगा तो क्या हो जाएगा? पाड़ हो जाएगा आपका, स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, है ना? तो आपका यही कॉन्सेप्ट किसके द्वारा आया है? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। निश्चित बौद्धिक क्षमता के साथ पैदा होगा, बदल नहीं सकते आप, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बच्चे की योग्यता को बढ़ा सकते हैं आप सिखा करके, पढ़ा करके, है ना? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को खालिस्तान किसने अपने किसने अपने प्रस्तावित किया, मतलब अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया? लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत में, लेव वाइगोत्स्की ने व्यवहारवादी सिद्धांत में, जीन पियाजे ने व्यवहारवादी, जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? जी फटाफट लिखो जल्दी से अपना आंसर। और जितने भी बच्चे लाइव आ रहे हैं भाई, इस क्लास को मिस नहीं करेंगे आप, और डेली करेंगे। ये क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास लाइव में ही आपको देखनी है, क्योंकि बाद में ये क्लास डिलीट हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्राइवेट चीज है जो सीबीएसई से निकाल के लाया हूँ मॉडल पेपर, तो ये बाद में डिलीट करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है ना? तो इसलिए अभी फायदा उठा लो इसको लाइव देख के सब लोग। बाकी क्लासेस आप बाद में भी देख सकते हैं, अगर आपकी कोई और क्लास है तो उसको बाद में भी देख लोगे आप अगले दिन भी, लेकिन इसको बाद में नहीं देख पाओगे, इसलिए इसको तो तुरंत देखो अभी। और टाइमिंग नोट करके रखो, 8 बजे डेली लाइव आना ही आना है आपको, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास में। अब देखो संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व को किसने बताया है? भाषा के महत्व को, भाषा का महत्व जो बताते हैं वो बताते हैं लेव वाइगोत्स्की। जीन पियाजे भाषा का महत्व नहीं बताते। दूसरी बात, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? व्यवहारवादी है क्या? नहीं।
व्यवहारवादी नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। और जो लेव वाइगोत्स्की है ना, वो रचनावादी है। कैसे हैं? रचनावादी है, व्यवहारवादी नहीं है। रचनावादी यानी करके सीखने पे डिपेंड करते हैं कि बच्चा करके सीखता है। जीन प्याजे का सिद्धांत नहीं है सांस्कृतिक, और जीन प्याजे का सिद्धांत व्यवहारवादी भी नहीं है। जीन प्याजे भी रचनावादी है आपके। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जी अगले प्रश्न पर। सर जी सीटेट के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे? रोहताश भाई, इस साल वाले तो हो चुके हैं खत्म। अब तो अगले साल वाले आएंगे आपके, तब करना आप। अभी तो खत्म हो गए। अब जो अगले वाले आएंगे वो तो फरवरी मार्च के आसपास आएंगे आपके। ठीक है, देखो कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? पहला है उत्तर पारंपरिक स्तर, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा पारंपरिक स्तर और चौथा है अमूर्त पारंपरिक स्तर। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? सर मेरा नाम लीजिए, मैं फर्स्ट डे से हूँ, क्या आप जानते हो? मोहम्मद आफ्ताब। अच्छा जी, कोई बात नहीं, नाम लेने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप सही स्पीड में पढ़ाते हो, पर एसएसटी वाले सर क्लास लंबी खींच देते हैं, उनको बोला थोड़ा फास्ट करें। हाँ मैं बोल दूंगा, ठीक है, बता दिया करो आपको जो भी बोलना हुआ। अच्छा एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो। देखो 600 बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ये बच्चे नाराज हैं हमसे या कोई और वजह है? एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो अच्छे बच्चों की तरह, है ना, रिक्वेस्ट है आपसे, जल्दी से कर दो एक बार कमेंट को नीचे करके। कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार नैतिक समझ, सजा, इनाम और प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। देखो सजा वाला जो चरण है वो पहला ही चरण है, दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। आपने सबने कोलबर्ग के चरण तो पढ़ लिए ना, मैंने आपको ट्रिक से याद कराए थे। सजा का जो है पहला ही चरण होता है, ठीक है, और जो इनाम होता है ये दूसरे चरण में आ जाता है, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास में आ जाता है ना। उसमें क्या होता है, दूसरे चरण में लेन देन की भावना होती है। तो पहला और दूसरा चरण जो है वो कौन सी अवस्था में आता है? वो आता है पहली अवस्था में, यानी पूर्व पारंपरिक स्तर में। इसमें आपका पहला भी और दूसरा भी आ जाता है। पारंपरिक में फिर तीसरा और चौथा आता है। अमूर्त, अमूर्त तो होता ही नहीं है, ये होता है उत्तर, उत्तर वाले में आ जाता है पांचवा और छठा। तो यहाँ पर जो आंसर राइट हो जाएगा आपका पूर्व पारंपरिक स्तर हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? यस लिख दो कमेंट में अगर समझ गए हैं तो। एसएसटी भी आप ही लीजिए सर, कोशिश करूंगा अगर मेरे को दिन में थोड़ा टाइम बचेगा तो फिर मैं रात को एसएसटी भी मैं ही कर लिया करूंगा। एक्चुअली मेरे ऊपर इतना सारा काम हो जाता है ना, आप खुद समझ सकते हो, सारे टीचर्स का मैनेजमेंट भी करना है, क्लासेस का मैनेजमेंट भी करना है, फिर आपको 7-8 घंटे तो आपकी क्लासेस भी करनी है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं भी इंसान ही हूँ, है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके। जीन प्याजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्म केंद्रियता, जीववाद या संतुलनीकरण। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो लिखो अपना आंसर। चलो यस आ गए आप सब लोगों के, थैंक यू वेरी मच। मतलब क्लास बढ़िया चल रही है, समझ में भी आ रहा है। पेपर 1 भी आपको जल्दी मिल जाएगा भाई, जो पेपर 1 वाले कह रहे हैं। हाँ चलो 2000 लाइक होने में केवल 4 लाइक बच रहे हैं, तो कौन है वो लक्की पर्सन तो जो 2000 वाला लाइक करके आएगा? कमेंट को नीचे करके आओ जल्दी। देखो जीन प्याजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टि को अपनी दृष्टि से देखना। अपनी दृष्टि मतलब अपने में खोए रहना, यानी कि आप सिर्फ अपनी बातें करते हो, आपको अपनी बात समझ में आती है, सामने वाले की बात समझ में नहीं आती। ऐसा तो कई बार बड़ों के साथ भी हो जाता है। कई बार आप देखते हैं ना, कोई इंसान ऐसा होता है अपनी गलती नहीं मानेंगे, तुझे ही सॉरी बोलना पड़ेगा, है ना। लड़कियां ज्यादा करती हैं कि सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी बेटा, गलती मेरी है, लेकिन सॉरी तू ही बोलेगा, है ना, सॉरी तो तू ही बोलेगा वरना तो ब्रेकअप। तो वही सीन है। तो बच्चा अपने ही दृष्टिकोण को समझता है, सामने वाले की क्या मजबूरी है, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज को हम कहते हैं आत्म केंद्रीयता। आत्म मतलब खुद, आत्म मतलब अपना, और केंद्र मतलब केंद्रित हो जाना, वहीं टिके रहना। तो खुद में ही टिके रहते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट होगा आपका जी। नेक्स्ट है आपका, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप, बढ़िया आंसर कर रहे हैं।
सर काइंडली टू मेक क्लास इन इंग्लिश, तो इंग्लिश वाला पार्ट भी लिखा हुआ है। गुरुजी मैं इस बार फॉर्म नहीं भर पाई, फिर भी पढ़ाई शुरू जारी रखी है। शिवानी यादव, बढ़िया है। अगर अभी से आप करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, आपका नेक्स्ट सीटेट बहुत जल्दी निकल जाएगा फिर, है ना, बिना टेंशन के निकल जाएगा। तो अच्छी बात है, आप पढ़ाई करते रहो, और ये पढ़ाई आपकी सिर्फ सीटेट में नहीं बल्कि जॉब वाले एग्जाम में भी काम आएगी। देखो जीन प्याजे के हिसाब से अमूर्त तर्क कौन सी अवस्था में आता है? चौथी अवस्था में, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप कह सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य बाल्यावस्था के दौरान खाली स्थान, जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन खाली स्थान जो कि सामाजिकरण का द्वितीय कारक है भी भूमिका निभाता है, यानी दोनों निभाते हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा? परिवार और साथी और मीडिया, यानी कि इनमें से एक पार्ट तो आपको पहले वाले में रखना है, दूसरा पार्ट सेकंड वाले में। साथी परिवार और विद्यालय, मीडिया परिवार और विद्यालय, विद्यार्थी विद्यालय और साथी और मीडिया। तो खाली स्थान में रखो और अपना आंसर बताओ। जी फटाफट लिखो जल्दी से अपना आंसर। बहुत बढ़िया। और जितने न्यू स्टूडेंट है भाई, सभी बच्चे न्यू वाले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अब आपकी थ्योरी वाली मैराथन क्लास आने वाली है, और उसमें आपको सिलेबस के हिसाब से पूरा सिलेबस थ्योरेटिकल एक एक टॉपिक को कराया जाएगा, और मैराथन पीवाईक्यूज की अलग से होंगी। तो आप सब्सक्राइब कर लो तुरंत सब चैनल को। देखो मध्य बाल्यावस्था के दौरान कौन सा वाला कारक रहेगा जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक रहेगा? अब प्राथमिक कौन सा होता है आप सबको पता है, परिवार जो है वो प्राथमिक कारक होता है। प्राथमिक कौन सा होगा? परिवार। तो आपको अपना आंसर मिल गया, बस परिवार किसी में भी नहीं है पहले पार्ट में। और सेकंड वाले में द्वितीय पूछा है, तो साथी और मीडिया द्वितीय होते हैं आपके, है ना। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कथन ए है, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है, और तर्क है केवल आनुवंशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? सही है? जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। सर मेरी बात भी जवाब दीजिए, ये पूरी वीडियो में पेपर वन वाले कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? पेपर वन वाले कौन कौन से करेंगे? पेपर वन वाले करेंगे एक तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन, एक करेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चन, और एक करेंगे इंग्लिश के 3 क्वेश्चन, 30 सॉरी। तो ये 30 क्वेश्चन इसके, 30 इसके और 30 इसके। ये पेपर वन वालों को भी करने हैं, और पेपर टू वालों को तो सारा ही करना है। ठीक है, देखो इसने कहा बच्चे, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दशा पूरी तरह से जन्म के समय निश्चित हो जाती है। गलत है ये। अगर जन्म के समय ही निश्चित हो जाएगी तो फिर उसके वातावरण का तो कोई रोल ही नहीं रहा, फिर तो उसको जंगल में जाके छोड़ दो या स्कूल में छोड़ दो, एक ही बात हो गई फिर तो माता पिता का रोल, समाज का रोल, परवरिश कैसे होगी, ये तो खत्म कर दिया। गलत हो गया है। केवल आनुवंशिकता ही एकमात्र कारक है, ये भी गलत है। अगर केवल आनुवंशिकता हो जाएगी तो वातावरण क्या काम करेगा? हम तो वातावरण और आनुवंशिकता दोनों की परस्पर अंतःक्रिया से विकास करेंगे, तो दोनों ही गलत है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों ही गलत हैं। अच्छा इसमें स्पेलिंग छूट गई है शायद, दोनों गलत हैं। इंग्लिश वाले में ठीक लिखा है ए एंड आर फॉल्स, यानी दोनों ही बोथ आर फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्या कह रहे हो सर? नोट्स इंग्लिश में है क्या? इंग्लिश में नहीं है नोट्स, नोट्स हिंदी में है, बस उसकी जो हेडिंग है वो इंग्लिश में मिल जाएंगे आपको, बाकी नोट्स आपके हिंदी में है। बच्चों का विकास निम्नलिखित। हाँ, और कोई किसी का डाउट है? 5 साल से सीटेट क्वालिफाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मार्गदर्शन कीजिए। अंशुल, अंशुल जी आप सबसे पहले तो बेसिक नोट्स पढ़ो यार। थ्योरी वाले जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, आप कितने क्वेश्चंस कर लो कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में कमी है। अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जिसका कई साल से सीटेट नहीं निकल रहा, उसकी एक ही कमी होती है, वो होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जिस दिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन भी उड़ा के रख दोगे। तो सबसे पहले तो थ्योरी वाले नोट्स पढ़ लो और थ्योरी वाली ही क्लास कर लो। थ्योरी की क्लास भी आपकी चैनल पे सारी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, वहां से जाके आप कर सकते हो। देखो बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है?
एक रूपता, एक आयामी, रेखिकता या वैयक्तिक भिन्नताएं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। एक बार अपलोड कर दो सर जी। हाँ, मुझे 3 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन के अंदर सारे आपके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे आंसर की बनानी पड़ रही है। अगर मैं अपलोड कर भी दूंगा तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? मुझे आंसर की बनानी पड़ रही है खुद से, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपके सारे मॉडल पेपर जल्दी अपलोड कर दूंगा। देखो, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुकरण करेगा? एक रूपता का करेगा? नहीं। एक रूपता है क्या? पहले तो ये देखो, यूनिफॉर्मिटी जो होती है ना, वो क्रम में होती है। अगर यहाँ पे लिखा होता क्रम की एक रूपता, यानी जो बच्चे, आंसर राइट रहेगा। हर बच्चे का विकास अलग पैटर्न से चलेगा, अलग स्पीड से चलेगा, और प्रकार भी अलग हो जाते हैं। किसी का शारीरिक विकास तेज होता है, किसी का संज्ञानात्मक विकास तेज होता है। तो भिन्नता सब में रहेगी। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आसान। चलिए जी, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मुश्किल होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 500 क्वेश्चन जो दिए हैं वो भी करा दीजिए। वो तो मैंने पहले ही करा रखे हैं, शायद आपको पता नहीं है। अच्छा, हमारे 2300 लाइक होने वाले हैं। 3 लाइक बच रहे हैं 2300 में, केवल 3 लाइक। तो एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो, जिसने नहीं किया अपनी ईमानदारी के साथ में लाइक कर दो। देखो, इतनी बढ़िया कंटेंट, जबरदस्त चीज आपको दे रहे हैं, तो ईमानदारी से एक लाइक कर दो जल्दी। देखो, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली क्या है? पहला है अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का क्रियान्वयन। दूसरा, योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण और पृथक्करण। तीसरा, आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण और पृथक्करण। फोर्थ है बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा पैदा करना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक प्रश्न तो आपका समावेशन से गारंटी से आता ही आता है भाई, तो ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जी, कहा समावेशन को बढ़ावा देना है तो क्या करेंगे? अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प यानी सार्वभौमिक डिजाइन का क्रियान्वयन। अब होता क्या है सार्वभौमिक डिजाइन? स्कूल का ऐसा वातावरण बना देना जिसमें हर बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध हो। विकलांग बच्चे के लिए रैंप बना हो, है ना। दृष्टिबाधित बच्चे के लिए ऑडियो यानी कि वॉइस वाली चीजें अवेलेबल हो, ब्रेल लिपि अवेलेबल हो, है ना। श्रवण बाधित बच्चा है तो उसके लिए पीपीटी अवेलेबल होना चाहिए, कंप्यूटर स्लाइड वगैरह होना चाहिए। हर प्रकार के बच्चे के लिए सुविधा होगी तो उसी को कहेंगे सार्वभौमिक डिजाइन। और जब हो जाएगी सुविधा तो समावेशन अपने आप हो जाएगा। नामीकरण करना निगेटिव वर्ड है, भेदभाव नहीं करेंगे आप। इसमें भी देखो भेदभाव हो गया, इसमें भी आपका। प्रतिस्पर्धा करना ये भी गलत होता है, बच्चों के बीच में कोई कंपटीशन आपको नहीं कराना। हम सहयोग करते हैं, ना कि प्रतिस्पर्धा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे आते हैं जी अगले प्रश्न पर। ये ए है आपका, ठीक है। तो एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। और तर्क है आपका, बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी लिखेंगे अपना आंसर। जी फटाफट लिखते रहेंगे अपना आंसर। गलत नहीं होगा सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है हमें, ये थोड़ी गलत कर देंगे। पारुल जी ये बढ़िया बात बोली आपने, वेरी गुड। गलत होना भी नहीं चाहिए आपका, है ना। इतना जबरदस्त क्लासेस आपको दे रहे हैं और अभी तो और क्लास आएंगी। एक बार रिवीजन कराऊंगा मैं आपके पूरे सीटेट का रिवीजन, मतलब जितना सारे सब्जेक्ट है ना उन सारा रिवीजन करा दूंगा मैराथन क्लास में आपको। तो आपका रिवीजन ऐसा होगा ना तगड़ा वाला कि जितने भी कॉन्सेप्ट थोड़े कच्चे पक्के हैं ना वो सारे पक जाएंगे फिर, है ना। देखो, एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से मदद कर सकता है। प्रत्यक्ष अनुदेशन मतलब डायरेक्ट बताना, है ना, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना। देखो इधर लिखा होगा, कहाँ है भाई डायरेक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना गलत होता है आपका। क्यों गलत होता है? क्योंकि ये व्याख्यात्मक मेथड है कि क्लास में आया टीचर बोला कि भाई ये कर लो, किताब निकालो, कॉपी में सवाल लिखो, बोर्ड पे लिख दिया, उतार लो इसको। बच्चे एक्टिविटी नहीं कर रहे, बच्चे इंक्लूड नहीं हो पा रहे, बच्चे को रुचि नहीं आ रही, तो बेकार है। फिर ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। बच्चे सबसे अच्छे तरीके से तब सीखते हैं जब वो निष्क्रिय रहेंगे। नहीं भाई साहब, जब बच्चे सक्रिय रहेंगे तब अच्छा सीखेंगे। तो दोनों ही गलत हो जाते हैं, आंसर राइट हो जाता है डी ऑप्शन।
क्लियर है भाई बात? यस लिखो एक बार कमेंट में, पता भी तो चलता रहे। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते और बनाए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वनियमन, आत्मसात्करण, अंतर वस्तुनिष्ठता, अनुकूलन। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे सेल्फ रेगुलेशन। स्वनियमन। हाँ जी। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, अपने विचारों को क्रियाशील करते हैं, तो अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना कहलाता है स्वनियमन। क्या कहलाता है? स्वनियमन। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन मतलब, रेगुलेशन मतलब रूल करना, नियम बताना, लेकिन हमारे ऊपर हमारे खुद के नियम चलने चाहिए। मेरे जो विचार है उसको किस दिशा में लगाना है वो मेरी मर्जी होनी चाहिए। मुझे कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ना है, कौन सा बाद में, वो मेरी मर्जी होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं स्वनियमन। आत्मसात्करण तो ज्ञान को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करने को आत्मसात्करण कहते हैं। अंतर वस्तुनिष्ठा उसको कहते हैं जैसे आपके कई सारे सब्जेक्ट होते हैं वो आपस में संबंध रखते हैं। इंग्लिश का इस्तेमाल गणित में, गणित का इस्तेमाल हिंदी में होता रहता है, ये चलता है। अनुकूलन कहते हैं नए व्यवहार में ढल जाना या नई जगह या नए चीजों को के साथ में एडजस्टमेंट कर लेना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। सही का क्या बताया था? मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है? बुरी किस्मत, दूसरा है योग्यता की कमी, तीसरा प्रयास की कमी और चौथा है आपका बाहरी कारक। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, मैं तो उत्तर जल्दी में लिखे थे। मुझे लगता है 100% फर्स्ट में ही पास होंगे सर। आपका नाम रोशन करेंगे। पारुल मिश्रा, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। इसलिए मेरे सभी लोग पहली बार में पास हो जाओ एकदम तगड़ा करके इस बार, है ना? अच्छे नंबर नहीं। फिर हम अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। प्रदर्शन का आरोपण। प्रयास। 2500 लाइक अभी तक पूरे नहीं करे, 4 लाइक बच रहे हैं 2500 लाइक होने में। कौन है जो 2500 लाइक का पूरा करके आएगा? वो लक्की पर्सन कौन होगा भाई? करके आओ और कमेंट में अपना नाम बताओ। यूट्यूब है। जल्दी कमेंट को नीचे करके लाइक पूरे करके आओ। क्या है ना, योग्यता की कमी, नहीं प्रयास की देखो कमी। इसने कहा, मोहित ने कहा मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वो तो मैंने उत्तर जो है वो जल्दी जल्दी में लिख दिया। तो ये बुरी किस्मत तो है नहीं भाई। योग्यता की कमी भी नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे इंग्लिश अच्छी आती है। स्किल की कोई कमी नहीं है। तो प्रयास की कमी हो गई फिर, यानी कि उसने मेहनत नहीं करी, उसने जल्दी जल्दी में उत्तर लिख दिया, उसने सीरियस होके मेहनत से नहीं लिखा। तो ये प्रयास की कमी है। बाहरी कारक है इसमें कोई? बाहरी कारक कोई नहीं है। बाहरी कारक तब होता है जब वो ये कहे कि मेरे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या फिर वो ये कहे कि प्रश्न पत्र गलत चेक हुआ है, या ये कहे कि मेरा दोस्त मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। ये होते हैं बाहरी कारक। इसमें उसका बाहरी कारक कुछ भी नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है? भय, क्रोध, खुशी या फिर चिंता? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। कर दिया है सर? अच्छा सर जी, पास करके आपके मम्मी पापा का दोनों का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, मेरा और अपने मम्मी पापा का। अच्छा अच्छा, समझ गया, बहुत बढ़िया। मुझे लगा मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे। मुझे भी यही लगा। आपका क्या है? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी लिखते रहो अपना आंसर। जॉय। सीटेट में बच्चे को कभी भी गलत नहीं मानना है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। सीटेट में बच्चे को सर्वोपरि मानना है। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने को बढ़ाएगी? भय तो निगेटिव चीज है, गुस्सा भी निगेटिव चीज है, खुशी अच्छी चीज है, जीवन में खुशी बढ़ती जानी चाहिए, आनंद बढ़ता जाना चाहिए। आपने सुनी वो रील्स आजकल चल रही है बड़ी ट्रेंड में, जीवन में खुशी बढ़ती जानी चाहिए, आनंद बढ़ता जाना चाहिए, हर रोज लगना चाहिए कि आज बहुत कुछ है ना? तो वो रील्स भी सही है आपकी एकदम। चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्या चलता है आपका। अगला प्रश्न है, नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल ही क्यों ना करनी पड़े। तो नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है? महारत उन्मुखी लक्ष्य, प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य, कार्य परिहार लक्ष्य या असफलता स्वीकार्य लक्ष्य? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा?
तो फोन का चार्जर दे दो भाई साहब, मेरा बैटरी कोई डाउन होने वाली, नहीं, कमेंट बंद हो जाएंगे फिर बच्चों के। चार्जर दे दो तुरंत से इसका। अनमुखी कहाँ रखा है आपने, जल्दी ढूंढ के लाइए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। हाँ जी जल्दी बताओ फटाफट से अपना आंसर। बी। बी नहीं होगा। प्रदर्शन उन्मुखी का मतलब देखो जी, इसने बोला उसको कक्षा में हमेशा प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। यानी कि उसका उद्देश्य अपनी योग्यता बढ़ाना नहीं है, उसका उद्देश्य नई चीज को सीखना नहीं है, उसका उद्देश्य है केवल परीक्षा में नंबर लाना। तो ये किस प्रकार की है, महारत तो नहीं हो सकती, क्योंकि महारत तो स्किल को कहते हैं आप, स्किल तो वो सीख ही नहीं रही है ना। प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य है, वो दिखावा करना चाहती है कि मैं देखो फर्स्ट आ गई, वो फिर दिखावा करना चाहती है। क्या बोल रहा? कार्य परिहार लक्ष्य वो होते हैं जो काम को खत्म करने के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मुझे इस काम को पूरा निपटाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और फेलियर को उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया, असफलता को स्वीकार भी नहीं किया, तो वो है आपकी प्रदर्शन उन्मुख। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए जी अगले प्रश्न पे आते हैं। कथन ए है आपका, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। तर्क है आपका, बच्चे वयस्कों की तुलना में चीजों को अलग तरह से सीखते हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलो जल्दी बताओ अपना आंसर। जी सर, आप भी कभी कभी कॉमेडी करते हैं, कभी कभी करनी भी चाहिए, कभी कभी कॉमेडी करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए। उधर से मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कॉमेडी जीवन में नहीं होगी तो आप तो निराश हो जाएंगे, है ना। हंसी तो जीवन का उद्देश्य है, खुश क्या लिखा रहना। है व्यस्त तो चलो अच्छा, इंग्लिश वाले छुप गए होंगे भाई, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। चिल्ड्रन लर्निंग थिंग्स डिफरेंटली देन एडल्ट्स। देखो जी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां उनके संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा मानना चाहिए, सही बात है। यानी कि आप जो गलतियां कर रहे हैं तो सही वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि नया काम सीखने की कोशिश कर रहे हो। अब जैसे आपके प्रश्न गलत तब होते हैं जब आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई मत करो तो गलती कहाँ से होगी, कभी भी नहीं होगी गलती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रुटियां हैं वो निगेटिव चीज नहीं है, वो सीखने की संकेतक है, इससे आपका फायदा होगा। जैसे त्रुटियां आप करेंगे इससे ये पता चलेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पता चलेगा कि बच्चा इस कॉन्सेप्ट के बारे में कितना जानता है, तो ये अच्छी चीज है। बच्चे वयस्कों की तुलना में चीजों को अलग तरह से सीखते हैं, ये भी ठीक है। तो बच्चे जो है, हो सकता है वो काम बच्चे के हिसाब से सही हो, आपके हिसाब से गलत हो, तो बच्चे का सोचने का तरीका अलग होता है। तो दोनों बातें आपकी सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। चलिए जी अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे आगे। मैं जरा चार्जर लगा लूं, लाओ भाई, वरना तो फिर आपकी कमेंट दिखनी बंद हो जाएंगी। कौन सी रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति है? सहज ज्ञान जी चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए। पेडालॉजिकल क्या होता है? सॉरी सर, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, एक बहुत जरूरी काम में फंस गई थी। अच्छा, शुभांगी सिंह, चलो कोई बात नहीं, देख लेना इसको पीछे करके, पूरी वीडियो है ना। टीचर जी हमारी तो बिना पढ़े भी गलती हो जाती है। बिना पढ़े गलती कैसे हो जाती है ये बताओ पहले आप। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है इनमें से? सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करेंगे तो पॉजिटिव बात है, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा, इससे बच्चे का कल्पना करने की शक्ति बढ़ जाएगी। चर्चा के अवसर देंगे, ये भी अच्छी बात है, इसमें बच्चा एक्टिव सीखेगा। छात्रों को पुस्तकों के उत्तर ज्यों के त्यों दोहराने के लिए कहना, ये गलत है, क्योंकि इसमें बच्चे के अपने विचार शामिल नहीं होंगे, कुछ नया ज्ञान नहीं होगा, केवल रटेगा बच्चा और कुछ नहीं करेगा। खोज में बच्चा एक्टिव रहेगा, नए ज्ञान की संरचना होगी। तो सी वाला ऑप्शन निगेटिव था आपका, बाकी सब पॉजिटिव है। चलो जी अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए, पहला ऑप्शन है वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। दूसरा है बच्चे को सजा दें और बच्चे के माता पिता से कहें कि बच्चे को घर पर ट्यूशन लगाना सुनिश्चित करें। तीसरा है बच्चे को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाए। और फोर्थ है आपका, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं, क्योंकि कुछ समुदायों के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जी सर, आपकी सबसे बेस्ट क्लास रहती है और हमें बहुत मजा भी आता है। ज्योति सिंह, वेरी गुड, अच्छी बात है। ए या फिर डी हो सकता है। सर विकास प्रक्रिया है या उत्पाद
किसने लिखा है ये? यदि कोई राजा बच्चा यदि कोई सूफी। बच्चा सिर्फ एक विकास जो बच्चे है की वो बात प्रक्रिया है। है, उत्पाद नहीं है। समुदाय प्रक्रिया है, लिखा है। प्रोसेस है। क्योंकि उत्पाद होता है समुदाय की जगह प्रोडक्ट कुछ लिख जो देते किसी बस। को भी ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे मैंने अपने घर में क्या बनाया, पनीर की सब्जी बनाई, तो मैं आपको ऐसे उठा के दे सकता हूँ, है ना। लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो एक बार में नहीं बनेगी, वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यूअस चीज है, वो प्रोसेस है। ठीक है, चलिए बताएंगे आप अपना आंसर। इसने कहा यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो किसकी गलती है और टीचरों को क्या करना है? वे स्कूल शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि अगर आपका बच्चा फेल है या बच्चा सही से पढ़ाई नहीं कर रहा, इसका मतलब आपके स्कूल का जो माहौल है वो इसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। उस बच्चे का जो सीखने का तरीका है उस तरीके से आप उसको पढ़ा नहीं पा रहे, ये स्कूल की गलती होती है। बच्चे को सजा नहीं देंगे आप, कम योग्यता वाले बच्चों के लिए अलग संकाय बनाएंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में आपको अलग सेक्शन में नहीं भेजना, एक ही साथ पढ़ाना है सबको। इसने कहा सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ समुदायों के बच्चे कभी नहीं सीखते, तो ये गलत है। इसका मतलब तो आपने उनकी कम्युनिटी को ही बिल्कुल हाशिए पे धकेल दिया, पूरी कम्युनिटी को ही एक तरह से गाली दे दी आपने, तो ये गलत तरीका है आपका। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो जी अगले प्रश्न पे आते हैं। सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा रटकर स्मरण, तीसरा खोज विधि और चौथा है संवाद। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर। को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? जी बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी लिख दो अपना आंसर सबके साथ। सक्रिय जुड़ाव को रटकर स्मरण आज नेट पर काम कम हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो अब देखो क्या पूछा आपसे। सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं मिलेगा? प्रश्न पूछेंगे बच्चे तो बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल ये पॉजिटिव है। रटकर स्मरण करना गलत है, इससे सक्रियता नहीं होती, इससे आपका बच्चा निष्क्रिय रहता है। खोज विधि में बच्चा सक्रिय रहेगा, बातचीत करेंगे आप तो भी सक्रिय रहेगा। संवाद मतलब बातचीत करना, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? पहला है बच्चे के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, दूसरा है शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, तीसरा है छात्र और उनके माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंब, और फोर्थ है स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण ना प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर सबके साथ फटाफट से। सफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? स्कूल पढ़ाई को अनुकूल वातावरण ना प्रदान कर पाने। डी है डायरेक्ट। हाँ जी क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? नहीं लगा था, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखेंगे? बच्चों के लिए शर्मनाक है? नहीं। टीचर की कमी है क्या? नहीं। माता पिता की दिक्कत है क्या? माता पिता थोड़ी पढ़ा रहे बच्चों को स्कूल में, ये स्कूली प्रणाली की कमी है। अभी थोड़ी देर पहले भी इस तरह का एक प्रश्न आया था, ये स्कूल की प्रणाली की दिक्कत है कि स्कूल का वातावरण ऐसा है जो बच्चे की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? रचनात्मकता, अधिगम असहायपन, आत्म केंद्रियता या केंद्रीयन? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत जी अलग अलग सर CDP में 28 से ऊपर नंबर नहीं जाते, क्या करें? रोज 1-2 गलत हो जाता है, तो वो चेक करो कि वो जो 1-2 गलत हो रहा है वो कौन से टॉपिक से गलत हो रहा है, पहले मुझे ये दिखाओ, है ना। इजी है कि मीडियम है? टीचर जी क्या विकास चलते चलते थकता नहीं? हाँ मन्नत जी ये बात आपने बहुत बढ़िया बोली है, ये मैं भी बोलना चाह रहा था। ये कभी नहीं थकता, ये विकास जो है वो जिंदगी भर चलता रहेगा, ये कभी नहीं थकेगा। देखो प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करेगा। देखो एक तो वर्ड है आपका नए, एक है आपका अलग अलग को कहते हैं आप विभिन्नता, और जहां पे विभिन्नता की बात आ जाए यानी विभिन्न प्रकार से आप किसी भी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं और नवीन विचार आ जाए, वो हमेशा ही क्या हो जाएगी? रचनात्मकता और क्रिएटिविटी। और एक और शब्द आएगा इसकी जगह, और वो कौन सा होगा? वो होगा अपसारी चिंतन। क्या होगा भाई? अरे बच्चा कहाँ से आ गया पेपर?
अपसारी चिंतन, ठीक है। अधिगम असहायपन आपका नहीं है ये। अधिगम असहायपन होता क्या है? जब आप किसी काम को कर रहे हैं और वो सर, काम मैं क्या आपसे कर हो नहीं रहा है। मान लीजिए आप गणित पढ़ने बैठे और आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे, फिर दूसरा प्रश्न किया वो भी गलत हो गया, तीसरा किया तो फिर आपको बड़ा दुखी फील होता है और आप ऐसा फील करते हैं मेरे बस का नहीं है यार, मेरे से नहीं होगा, गणित मेरे बस की बात नहीं। तो आपने क्या कर लिया? अपने आप को मान लिया कि अब मेरे बस की बात ये नहीं रही, तो उसको कहते हैं अधिगम असहायपन। आत्म केंद्रीयता तो आपको पता ही है, केंद्रीय दोनों का मतलब यानी अपने दृष्टिकोण को समझना, दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझ पाना, ये जीन प्याजे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समझ गए बात को? यस लिख दो एक बार कमेंट में अगर बात समझ में आ गई है तो। डायरेक्ट पेपर दे सकते हैं। और हमारे मतलब देखो 3000 लाइक पूरे होने वाले हैं, थोड़े से बच रहे हैं और यहाँ पे 400 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया। तो ईमानदारी से एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो। देखो इतना जबरदस्त कंटेंट आपको दे रहे हैं, बेहतरीन वाली क्लास, तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी कर दो। नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को ना पढ़ देती है। तो ये किसका लक्षण है? स्वलीनता का, पठन वैकल्य का, अधिगम असहायपन का या लेखन वैकल्य का? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। ग्रेजुएशन में पता है क्या चलो होता है? सबका यस आ चुका है, इसका मतलब ग्रेजुएशन सबको या समझ में आ रही है BSc क्लास। ये सब करो, बहुत बढ़िया। तो लोग अपने नॉलेज के लिए जाते हैं, वरना तुम अगर लव फ्रॉम हरियाणा, हिमांशु। जल्दी सिर्फ सीधा पेपर देने जाता मेरे को है। बस पेपर देना है, ये 40,000 की नौकरी ये थोड़ी करूंगा मैं बस पेपर दूंगा मजे के लिए। ऐसे कोई उस दिन पेपर देने जाना है बस। तो मैंने रेलवे की कहाँ पढ़ाई ही नहीं की। रिजल्ट देखना है मेरे को कैसा देखो आएगा। जी, नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और वो अक्षरों की पहचान में दिक्कत है उसको। और जब बात करते हैं अक्षरों की पहचान की, तो क्या कहते हैं इसको हम? इसको कहते हैं हम पठन। कुल मिला के दिक्कत किस में है? पढ़ने में दिक्कत है। और पढ़ने में दिक्कत है तो क्या हो जाएगा आपका? पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। ऑटिज्म वाला बच्चा जो है वो तो बिहेवियर में दिक्कत करेगा या फिर आपका सामाजिक संप्रेषण में दिक्कत आएगी, उसको अकेले रहना पसंद करता है। लर्निंग हेल्पलेस, ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित होता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए? पहला है दृश्यिक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, दूसरा है सख्त पाठ्यचर्या का पालन, तीसरा है स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल और फोर्थ है मानकीकृत मूल्यांकन। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? जल्दी से अपना आंसर लिख दो फटाफट से। जी फटाफट लिखेंगे जल्दी जल्दी। एसएसटी काफी वीक है मेरा सर, कैसे होगा? भाई एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। बाकी इसमें पीवाईक्यूज आपको करा ही रहे हैं एसएसटी के, आप ऐप पे जाके नोट्स ले लो एनसीईआरटी के और वो पढ़ना स्टार्ट करो, वो शॉर्टकट में है, कम दिन में जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसने पूछा दृष्टिबाधित बच्चा है आपकी क्लास में, तो आप क्या करेंगे? दृष्टिबाधित बच्चे के लिए देखने वाली चीजें किसी काम की नहीं होती, तो ये बात ध्यान में रख के आप आंसर लगाएंगे। तो दृश्य चीजें किसी काम नहीं आएगी। सख्त पाठ्यचर्या करेंगे यानी कि आप बदलाव नहीं कर सकते जरूरत के हिसाब से, तो ये गलत होता है आपका। सिर्फ दृष्टिबाधित के लिए ये सबके लिए गलत है, सख्ती नहीं करनी आपको। स्पर्शिक संसाधन उसके काम आ जाएंगे, स्पर्श वाले होते हैं जो छू के, ब्रेल लिपि भी स्पर्श वाले में ही आती है, ब्रेल लिपि को भी छू के ही पढ़ा जाता है। या फिर 3D मॉडल होते हैं तो आंख बंद करके भी आप उसको छू के बता सकते हैं क्या चीज है। मानकीकृत मूल्यांकन सबके लिए गलत है। मानकीकृत मतलब सबका मूल्यांकन एक जैसा हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों में व्यक्ति की भिन्नता होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? विभेदित निर्देश, मानकीकृत मूल्यांकन, पृथक्करण या नामीकरण। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। जी तुरंत अपना आंसर लिखते रहो। बहुत बढ़िया। ये सब बताना पड़ेगा, तो इसलिए आप समावेशन में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते ही हैं। मानकीकृत गलत होता है, पृथक्करण और नामीकरण तो ये तो भेदभाव हो गए दोनों के दोनों, तो ये भेदभाव करना तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है।
दूसरा, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करती है। तीसरा है बच्चों के बुद्धिलब्धि से परस्पर संबंधित है। और फोर्थ है आपका पूरी तरह से आनुवांशिक कारकों पर निर्भर है। तो बताएंगे आप जल्दी से अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। असतत प्रक्रिया जो चल में चलो जी जल्दी लिखेंगे फटाफट से अपना आंसर। देखो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा पहला ऑप्शन, 6 चरण होते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग के, लेकिन विकास कभी असतत नहीं होता। अगर असतत प्रक्रिया हो गई तो फिर एक चरण से दूसरे चरण में जाएगा कैसे बच्चा? बच्चा पहले चरण से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में तब जाता है जब वो लगातार चलता रहे। आप ट्रेन में बैठते हैं, एक स्टेशन आता है आपका, लगातार ट्रेन चलती है तो दूसरा स्टेशन आता है, फिर ट्रेन चलती रहेगी तो तीसरा स्टेशन आएगा। अगर आपकी ट्रेन लगातार नहीं चल रही है तो आप कभी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाओगे? आप कैसे पहुंचोगे बताओ? तो इसलिए असतत नहीं हो सकता विकास आपका। बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करेगा आपका, क्योंकि जो नैतिकता आप सीखते हैं वो अपने समाज से ही सीखते हैं, अपने रीति रिवाज से सीखते हैं। बुद्धिलब्धि से इसका लेना देना है नहीं, और पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि समाज में हम चीजों को सीखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? पहला है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने। दूसरा है बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करने से। तीसरा है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। फोर्थ है आपका यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्चा क्या कर सकता है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी नए बच्चे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैराथन क्लास आने वाली है टॉपिक वाइज। तो आपकी क्लास मिस होगी तो बड़ा नुकसान होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो तुरंत जल्दी से। देखो जी, इसने कहा मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों की तैयारी का स्तर का पता लगाते हैं मूल्यांकन से, ये तो पॉजिटिव है। बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान भी हो जाती है मूल्यांकन से, ये भी हो सही है, आपका निदानात्मक मूल्यांकन होगा। प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाएंगे, नहीं, ये उद्देश्य नहीं है हमारा। बच्चों की समझ के बारे में आपको पता चलेगा कि बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कुल मिला के स्तर का पता चलेगा, ये भी ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, उपयुक्त समावेशन या विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर आपका सीडीपी का रिकॉर्ड क्लास कर लेने से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा बिट्टू, बिल्कुल सारी क्लासेस थ्योरी वाली उसमें अवेलेबल है, वहां से जाके आप कर सकते हैं, बेहतरीन क्लासेस हैं। अच्छा 3000 लाइक हमारे होने वाले हैं, केवल 4 लाइक बच रहे हैं, तो एक बार कमेंट को नीचे करके 3000 लाइक पूरे कर दो जल्दी फटाफट से सब लोग। कौन है वो लक्की पर्सन जो 3000 वाला लाइक करके आएगा? क्या मैं पीछे से स्पीड में देख सकता हूँ जमालुद्दीन? हाँ बिल्कुल पीछे से देख लो आप स्पीड में। देखो कौन सा प्रणाली विद्यार्थी की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक बनेगा? अच्छा नेगेटिव वाला पूछा है। सहयोगात्मक तो अच्छी चीज है, पृथक्करण गलत चीज है, भेदभाव। समावेशन अच्छी चीज है, विभिन्न शिक्षण शास्त्रीय पद्धतियां इस्तेमाल करेंगे अलग अलग प्रकार की, ये भी ठीक है। पृथक्करण जो है भेदभाव हो जाएगा, तो इससे अधिगम जरूरतें पूरी नहीं होगी और दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका अभिकथन ए, शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने से हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा है आपका तर्क, लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर। बढ़िया पृथक्करण और हाँ, लक्की लाइक करने वाले 3000 भाग गए हैं सर जी। भागे कहीं नहीं है, यही है सबके सब, हो गए 3000 लाइक पूरे। चलिए थैंक यू वेरी मच। देखो शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान और गणित की शिक्षाओं में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये गलत है आपका। हतोत्साहित आप नहीं करेंगे बच्चों को, लड़कियां भी गणित पढ़ सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसने कहा लड़कियों में गणित पढ़ने की क्षमता होती ही नहीं है, तो ये भी गलत है आपका।
क्षमता सब में है, लड़कों में भी लड़कियों में, डिपेंड करेगा कि वो टीचर उसको कितने अच्छे से अवसर देता है, उसको पढ़ने के मौके तो मिलने चाहिए। तो दोनों ही बातें आपकी गलत हो जाती हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ए और आर दोनों ही गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? पहला है स्थानिक बुद्धि, दूसरा भाषाई बुद्धि, तीसरा संगीतमय बुद्धि और चौथा ऑप्शन है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। कलाकारों, वास्तुकारों, नाविकों के पास। सर इसका प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट तो आपका चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लो आप, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना आंसर। नाविकों मतलब देखो इसने कहा है आपसे हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों में, वास्तुकारों और नाविकों में कौन सी बुद्धि होगी? मैंने आपको बताया था अभी नाप तोल वाली, यानी कि जो कलाकार होते हैं ना वो नाप तोल वाली बातों की करेंगे, नाप तोल। और नाप तोल के अलावा तुलना, कौन एक तो दिशा होती है आपकी, दिशा करना, तुलना करना, ये वाले कौशल इनके अंदर रहेंगे। यानी कि इनको ये पता होता है रेशियो, अनुपात, कि कौन सी चीज बड़ी करनी है, कौन सी चीज छोटी रखनी है। पेंटिंग बनाते समय आपको ध्यान रखना है। इनके अंदर होती है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि स्थानिक बुद्धि। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। भाषाई बुद्धि किसमें होती है? लेखकों में होती है, राइटर्स में, कवि में होती है, जो कवि होते हैं, कहानीकार में होती है, और जो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं उनमें होती है भाषाई बुद्धि। संगीत उसमें होती है जो सिंगिंग करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं वो लोग। अंतरावैयक्तिक बुद्धि उसमें होती है जो भावनाओं से रिलेटेड जानकारी रखते हैं, इमोशनली ज्यादा टीचर लोगों को समझ पाते हैं, वो लोगों को, सबको। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए बात को? चलिए अब यहाँ पे सीडीपी हो गई आपकी। अब चलते हैं हिंदी पेडागोजी की तरफ, और हिंदी पेडागोजी को भी बहुत जबरदस्त तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे उसको। तो जब पूरी क्लास करेंगे शुरू से एंड तक, एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा, वरना तो फिर आपके नंबर कम हो सकते हैं। हमें लाने हैं पूरे पूरे नंबर। अब देखो पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और आसान होता है पैराग्राफ को समझना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सारे प्रश्न सही होता है, इससे आसान कोई चीज है ही नहीं। पैराग्राफ आपको मुश्किल लगता है, लेकिन पैराग्राफ सबसे आसान चीज है, क्योंकि अब देखो क्या है आपका, इसको पढ़ेंगे पहले, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, है ना। 30 में से 30 नंबर आ रहे हैं लोगों के, देखो क्या जबरदस्त तैयारी है आपकी, वाह मजा आ गया देख के। देखो, डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। इस महाभारत से वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। देखो डार्विन का कहना क्या है कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, और महाभारत में यानी इस संघर्ष में बचेगा कौन? जो सबल और सक्षम होगा शरीर से, यानी जो तकड़ा होगा, जो ताकतवर होगा वो बचेगा, और कमजोर जो है वो धीरे धीरे नस्तनाबूद हो जाएंगे। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यही आधार मान्यता इस ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है कि अंत में विनम्र और विनयशील लोग बचेंगे। अंत में विनम्र लोग बचेंगे, ये कौन कहता है? ईसाई धर्म कहता है कि जो अच्छे दिल वाले लोग हैं वही बाद में बचेंगे। जैसे अभी धरती पे विनाश होगा तो अच्छे लोग बचेंगे और बुरे लोग सब मर जाएंगे। लेकिन उसी जगह पे डार्विन क्या कह रहे हैं? डार्विन कह रहे हैं कि ताकतवर लोग बचेंगे, कमजोर लोग सब मर जाएंगे। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई। अब देखो, इन्होंने कहा जो जबर होंगे, जो ताकतवर होंगे, वो लड़ लड़कर आपस में ही समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच संघर्ष के रूप में ही देखा। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा मूलतः यह मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदम के हाथों में सौंप दी गई है। आदम मतलब आदमी, संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दी गई है। किसने सौंपी? भगवान ने सौंपी। यह एक ऐसा अकूत खजानों का हिस्सा है, अकूत खजानों का हिस्सा है, उसका एक छत्र मालिक नहीं। यह विवेक एक दूसरे तरह की अनुभूति देता है, यानी एक दूसरे तरह का अनुभव इससे मिलता है। न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण पूर्वीय विचारधारा में यह बोध व्यास दिखता है कि प्रकृति केवल भक्षक नहीं, रक्षक भी है। समझो बात को क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रकृति में इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे लिए कि प्रकृति सिर्फ हमारा नुकसान नहीं करती, हमारा फायदा भी करती है। प्रकृति में कभी तूफान आ गया, आंधी तूफान, तो हमारे घर वर टूट जाते हैं, लेकिन भैया प्रकृति से हमें खाने को भोजन मिल भी तो रहा है। जो भी कपड़े हम पहन रहे हैं, जो भी चीजें, वो सब प्रकृति से ही तो मिली है। इसलिए प्रकृति केवल भक्षक नहीं, रक्षक भी है। हमें उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। वह पोषक है, मनुष्य से कहीं ज्यादा निरीह और कोमल है, प्राणियों की पालक है, यानी कि जीव जंतुओं को खाना पीना सारी दुनिया
को खाना पीना दे रही है प्रकृति। यह दंभ की मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आत्मघाती है। दंभ मतलब ये मानना कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। हम मानते हैं ना कि मानव जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्राणी है धरती पे। तो अगर हम ये मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आत्मघाती हो जाएगा, हमें ही नुकसान पहुंचाएगा, जो कि आज के समय में पहुंचा भी रहा है। हमने तरक्की तरक्की के नाम पे इतनी सारी गाड़ियां बना दी, इतने टेक्नोलॉजी बना दी, आजकल प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब हमारा ही नतीजा है, मनुष्यों का ही नतीजा है। पिछले 2 महायुद्धों में जो नस्तनाबूद हुआ वह मनुष्य के यह मिथ्या धर्म की सर्वश्रेष्ठ होने का यह उन्माद आगे बढ़ता जाए तो किसी सीमा तक पहुंच सकता है। यानी कि पिछले महायुद्धों में जो विनाश हुआ है वो भी इसी कारण हुआ है क्योंकि मनुष्य अपने आप को ही शक्तिशाली मानता है और कहता है मैं ही राज करूंगा, इसी वजह से दिक्कत हुई है। तो बात समझ में आई आपको पूरे पैराग्राफ की, क्या कहना चाहते हैं वो, है ना? चलो जी आगे बढ़ेंगे अगले। अब इसने क्या प्रश्न पूछा है ना, क्या प्रश्न पूछे हैं इस पैराग्राफ से वो देखेंगे अब हम। नस्तनाबूद शब्द किस भाषा का है? हिंदी का, संस्कृत का, फारसी का या अंग्रेजी का? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जी जल्दी बताओ अपना कौन सा यहाँ पर सही होगा। हाँ जी, किसने लिखा अपना आंसर? जल्दी लिखो फटाफट से। देखो जो आपका नस्तनाबूद शब्द है ना, ये फारसी का शब्द है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या प्रश्न बनाया भाई? अमीर गरीब में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है? तो बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखो। जी देखो मैंने ये आपको कल भी बताया था, अमीर गरीब वाला मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी अगर आपको याद हो, कि इस तरह के जिसमें बीच में डैश आता है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको आस पास, तो जिसमें ये बीच में डैश आता है और दोनों तरफ शब्द होते हैं, ये होता है द्वंद्व समास। और इसकी पहचान कैसे रखेंगे याद? देखो द्वंद्व में भी क्या है, द्वय प्लस द्वय, यानी 2 बार आ रहा है। तो ऐसे शब्द जो 2 बार आते हैं और मिलते जुलते होते हैं वो आपके द्वंद्व समास में चले जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द क्या है आपका? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी बताओ जल्दी जल्दी अपना आंसर बताओ सबके सब। देखो इसने कहा अकूत खजाना, अकूत मतलब जो बहुत सारा हो, अकूत मतलब जो बहुत सारा भी हो, और उसके अलावा एक और शब्द निकलेगा अमूल्य, यानी जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुत सारा है आपका। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? खजाने की। यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो विशेषण होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें हम, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पतली लड़की, तो इसमें कौन सा शब्द है विशेषण? इसमें बताओ विशेषण शब्द कौन सा है इस वाले वाक्य में, मतलब सेंटेंस या जो भी आप इसको समझें, तो बताओ आप कमेंट करके। अगला प्रश्न है निरीह शब्द का पर्यायवाची क्या है? चालाक है, चापलूस है, मजबूत है या बेचारा है? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से। देखो जी इसने कहा निरीह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका? निरीह मतलब होता है चापलूस तो नहीं होता, बेचारा भी नहीं होता, चालाक भी नहीं होता, मजबूत। निरीह मतलब हो जाएगा मजबूत। यहाँ पर जो है सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। डार्विन का विचार था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, किसके बीच? बुद्धि और शरीर के बीच, जीव और प्रकृति के बीच, अमीर और गरीब के बीच या विनम्र और जबर के बीच? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो तुरंत अपना आंसर लिखेंगे जल्दी से। जी अच्छा 1 मिनट रुको, इस वाला प्रश्न में मुझे डाउट है तो मैं एक बार इसको उसमें चेक करता हूँ। निरीह वर्ड जो है इसमें आया होगा हमारे पैराग्राफ में,
क्योंकि पैराग्राफ के हिसाब से आंसर देना है। तो देखेंगे निरीह शब्द कहाँ आया था भाई, नास्तो नाबूद, अंत में विनम्र बचेंगे, नीचे संपूर्ण नीचे मैंने अकूत खजाना कहाँ पे है भाई, ये रहा। मनुष्य से कहीं ज्यादा निरीह और कोमल प्राणियों की पालक, मतलब जो आपकी धरती है, जो सृष्टि है, वो मनुष्य से ज्यादा किसका पालन करती है, निरीह और कोमल प्राणियों का। निरीह और कोमल, निरीह मतलब मासूम, कोमल मतलब सॉफ्ट, यानी कि जो कमजोर। तो निरीह तो मासूम को कहेंगे, मासूम आया क्या उसमें कुछ ऐसा शब्द, बेचारा, इसका आंसर राइट होगा बेचारा, सॉरी ये गलत हो गया आपका। तो यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन राइट जाएगा। अब इसने पूछा आपसे, डार्विन का विचार था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, किसके बीच में है, बुद्धि और शरीर के बीच में है, नहीं। जीव और प्रकृति के बीच में है, नहीं। अमीर और गरीब के बीच में है, नहीं। विनम्र और जबर के बीच में होगा। आप, जीवन एक लगातार संघर्ष है, विनम्र और जबर के बीच में है, नहीं। इसमें जीव और प्रकृति के बीच में है, जीव और प्रकृति के बीच में है। एक बार फिर से इसको उसमें चलते हैं हम पैराग्राफ पे, पैराग्राफ से आपको आंसर मिलेगा। डार्विन का ही पूछा ना, जीवन एक लगातार संघर्ष है, इस महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर से अधिक सबल और सक्षम होगा, और कमजोर व्यक्ति धीरे धीरे नष्ट नाबूद हो जाएंगे। तो संघर्ष जो है वो प्रकृति के साथ में है। संघर्ष किसके साथ में है, प्रकृति के साथ में है। तो आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर। ठीक, चलो जी आगे बढ़ेंगे। नहीं ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही ठीक है। अगला प्रश्न है, डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है या पक्ष में है, या न पक्ष में है ना ही विरुद्ध है, और या फिर समतुल्य है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। पैराग्राफ से कराएं सर, हाँ पैराग्राफ के हिसाब से आंसर ढूंढेंगे तो सही मिलेंगे। आप अच्छे से पढ़ो, एक मंथ है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो भाई सब लोगों को। गौरव जी ने बढ़िया बात बोली है। अच्छा, हमारे 3300 लाइक होने वाले हैं, 3-4 लाइक बच रहे हैं, तो जिसने लाइक नहीं किया कमेंट को नहीं। इसने बोला डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है, क्योंकि डार्विन कह रहा है कि जो मजबूत लोग हैं वो बचेंगे, और ईसाई धर्म कह रहा है जो विनम्र लोग हैं वो बचेंगे। तो दोनों का क्या है, अलग अलग है, विचार एक दूसरे के विरुद्ध है। नेक्स्ट पे आते हैं, वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए अकूत खजाना है, या फिर एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, या फिर वह इस खजाने का हिस्सा है, या उसका एक छत्र मालिक नहीं है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। इसने कहा आपसे वैज्ञानिक प्रकृति के हिसाब से प्रकृति मनुष्य के लिए क्या है, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है। यानी कि ये जो प्रकृति है ये मनुष्य के अंडर में है। मनुष्य जो है ना वो मानव, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है इस समय पे दिमागी रूप से, तो वो अपना राज चलाता है, इसलिए उसके हाथों में सौंपी गई है। अब चाहो तो पैराग्राफ में भी देख सकते हो इसको। यहां पर है आपका संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दी गई है, और एक अकूत खजाना है जिसका एक छत्र मालिक नहीं, उसका एक छत्र मालिक नहीं है। यह विवेक एक दूसरे तरह की अनुभूति देता है ना। तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि पूरी की पूरी पृथ्वी किसके हाथों में सौंप दी, उसने मनुष्य के हाथों में सौंप दी है पूरी की पूरी पृथ्वी। तो यहाँ पर जो है आंसर राइट हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। पहला है वह केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है, दूसरा वह विरुद्ध नहीं साथ भी है, तीसरा वह मनुष्य के साथ साथ निरीह प्राणियों की पोषक है, और फोर्थ है वह मनुष्य से सतत संघर्षरत है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी लिखो फटाफट से। सर मैं क्या करूं, बीएड या बीटीसी। अच्छा, मेरे हिसाब से तो अगर आपको प्राइमरी और जूनियर में टीचर बनना है तो बीटीसी कर लो, और ये फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन है अब आपका ITEP करके एक एजुकेशन सिस्टम वो चला है नया कोर्स अब, ITEP क्या नाम है उसका, फुल फॉर्म क्या है, मेरे फुल फॉर्म नहीं, इंटर ITEP का मुझे फुल फॉर्म याद नहीं रहा, टीचर ट्रेनिंग कोर्स है आपका। तो वो जो है वो 4 साल का है, तो उस 4 साल के कोर्स की मान्यता कक्षा 1 से 12 तक के टीचर बनने की है, तो वो वाला कर लो आप, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो जल्दी लिखो अपना आंसर।
देखो यहाँ पे बात करें भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है, तो केवल भक्षक नहीं रक्षक है, ये तो सही है। विरुद्ध नहीं है, साथ भी है, ये भी सही है। निरीह प्राणियों की पोषक है, ये भी सही है। मनुष्य के साथ संघर्षरत है, ये गलत है, क्योंकि प्रकृति दोस्त है, दुश्मन नहीं है आपकी, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने क्या किया है? उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, या प्रकृति पर आधारित जमाया है, या फिर 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है, या फिर उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। जल्दी लिखेंगे अपना आंसर। जी देखो इसने कहा मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया है, नहीं। प्रकृति पर आधारित जमाया है, नहीं। 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। पैराग्राफ के हिसाब से भी यही लाइन है। 2 महायुद्ध जो हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे यहाँ पर जो है एक पोयम है, इसके अर्थ को मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड जो है आप सॉल्व करेंगे प्रश्न जो आएंगे। पोयम बहुत अच्छी सी है। देखो, इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीज के अंतर मन में छिपे अंकुर सा अपने भीतर ही पालूं। ये एक माँ जो है अपनी बेटी के बारे में सोच रही है। एक माँ है जिसके गर्भ में एक बच्चा है, तो वो सोच रही है कि डर बिखरा हुआ है, यानी समाज में इतना अत्याचार है कि ऐसा मन करता है कि तुझे पेट से बाहर आने ही ना दूं और पेट के अंदर ही तुझे पालूं। तो वो माँ जो है वो उसको पैदा करते हुए बच्चे को डर रही है। तो वही बात कही गई है, इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीज के अंतर मन में छिपे अंकुर सा अपने भीतर पालो, यानी दुनिया में ना आने दो तब तक जब तक कि तुम पेड़ ना बन जाओ, पूर्ण पेड़, यानी कि जब तक तुम परिपक्व ना हो जाओ, बड़ी ना हो जाओ और अपने आप को सेफ रखने के लिए तुम्हारे अंदर ताकत ना आ जाए। फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के ताए, हवा के थपेड़े, बिजली के गर्जन तर्जन को? क्या जमा सकोगी अपने पांव पृथ्वी पर मजबूती से? यानी कि अगर तुम्हें दुनिया में बड़े होने के बाद भी लाया जाएगा तो तुम तो फिर भी दुनिया से अनजानी रहोगी, तो तुम एकदम से कैसे झेल लोगी इस दुनिया को? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है धीरे धीरे से दुनिया को सीखता है, कैसे दुनिया के साथ में रहना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे सारे काम करते हैं। लेकिन अगर उसको बड़ी होने के बाद भी भेजेगी तब भी वो कहाँ झेल पाएगी, वो ये बात कहने की कोशिश कर रही है। डर डर कर भी बिटिया इतना तो जान चुकी हूं अपने दम पर कि तुझे बीज की तरह उगना पड़ेगा अपने बूते ही। यानी कि इतना मुझे समझ में आ गया है कि तुझे इस जीवन में, इस धरती पे आने के बाद अपने दम पे ही अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपने आप को सफल बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। अपने हिस्से की धूप, हवा और नमी पर हक अगोड़ा में मिलेगा लो रेट्स और देखो, अंतर मन में कौन सी संधि है आपकी? स्वर संधि है, व्यंजन है, यण है, या विसर्ग संधि है? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी लिखेंगे आंसर। देखो जी, अंतर मन में जो संधि होती है वो होती है अंतः प्लस मन। तो इस तरह की जिसमें ये आते हैं ना आपके विसर्ग, वो विसर्ग संधि ही हो जाती है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। गर्जन तर्जन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, या कर्मधारय है? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो अभी तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगा होगा समास का भी, है ने? देखो जी, इसने कहा, मैंने आपको बताया था जिसके बीच में योजक चिन्ह आ जाए, दोनों तरफ एक जैसी साउंड करने वाले शब्द होते हैं, द्वंद्व समास रहेगा। देखो ट्रिक से ही मिल रहा है आंसर अब आपको। अभी डी ऑप्शन क्यों, किसने डी ऑप्शन दे रहा है इसका? हाँ, ए वाले एकदम सही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो ट्रिक बताई है आपको इसकी। अगर अभी भी गलत करोगे तो फिर तो क्या फायदा हुआ ट्रिक बताने का। अब सही आंसर आ रहा आपका। नेक्स्ट है, धूप, हवा और नमी प्रतीक हैं आंधी तूफान के, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के, वर्षा या बाढ़ के, और फिर है आपका प्राकृतिक आपदाओं के। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे सब लोग, और वीडियो को लाइक करते रहो। जितने लोग भी आ रहे हैं भाई, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और जितने नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहें और सीटेट आपका पास हो जाए। हाँ, हवा, नमी,
धूप, ये सब किसके हैं? ये है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रतीक। ये बाढ़ वर्षा के नहीं है। कहानी को अर्थ को समझो, कहानी के अर्थ को समझो। तुम्हें अपने आप ही अपने बूते पर झेलना होगा अपने हिस्से की धूप, हवा, नमी, ये सब। तो धूप, हवा, नमी का मतलब ये नहीं कि आंधी चल रही है। इसका मतलब है कि कभी खुशहाली आएगी जीवन में, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी अमीरी आएगी, कभी गरीबी आएगी। वो सारी स्थितियां तुम्हें अपने आप ही झेलनी पड़ेगी। तो जीवन की आवश्यकताओं की बात हो रही है। कविता में बीज किसका प्रतीक है? संघर्ष का, साहस का, स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पादकता का, या फिर डी है डर का? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो फटाफट लिखो अपना आंसर सब लोग। देखो 35 तो लाइक होने वाले हैं हमारे। बीज जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, वो हुआ है स्त्री के गर्भ के लिए। यानी कि उसने कहा है तुम्हें अंकुरित बीज की तरह अपने भीतर ही पालूं। तो बीज शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो पेट के लिए, अपने गर्भ के अंदर बच्चा है उसके, तो उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी कि स्त्री जो जन्म देती है बच्चों को, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ। पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है किस चीज का? माँ की बेटी के प्रति आश्वस्ति का, या फिर माँ का बेटी के प्रति उपेक्षा का, या माँ का बेटी के प्रति करुणा का, या फिर माँ का बेटी के प्रति अधिकार का? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर सब लोग। हाँ जी, फटाफट लिखते रहेंगे जल्दी जल्दी अपना आंसर। वेरी नाइस लेक्चर सर जी, थैंक यू। इसने कहा जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ, यानी जब तक तुम बड़ी ना हो जाओ, ये कहना चाह रही है। तो तब तक मैं तुम्हें दुनिया में भेजना नहीं चाहती। तो इसका मतलब है कि माँ जो है वो बेटी के प्रति क्या होना चाहती है? आश्वस्त। आश्वस्त मतलब बेफिक्र। यानी कि मैं बेफिक्र हो जाऊं। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो आप घर से बाहर भेज देते हैं, जा दुकान से दूध लेके आ जा। 2 साल के बच्चे को थोड़ा भेज दोगे बाहर। तो जब आप आश्वस्त हो जाते हैं, आप बेफिक्र हो जाते हैं कि इतना बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो सामान लेके आ सकता है, तो तभी आप उसको भेजते हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता समाज का बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी है। यह समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है। यह समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है, या फिर समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी लिखो अपना आंसर। देखो जी, प्रस्तुत कविता जो है वो बेटियों के प्रति उपेक्षा है? नहीं। स्नेह है? नहीं। तिरस्कार है? नहीं। बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार सारी ही चीजें हैं। जो बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है वो सब बातें कही गई हैं इस कविता में। तो डी ऑप्शन राइट होगा आपका। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, हिंदी पेडागोजी। निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गृह भाषा या मातृभाषा? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। कितने से किस भाषा? लिखो जल्दी से अपना आंसर सब लोग। तृतीय भाषा। इसने कहा आपसे कि औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। औपचारिक मतलब स्कूल में सीखा जाएगा, और स्कूल में जो होता है वो अधिगम होता है, और अधिगम मतलब द्वितीय भाषा का ही होगा। और प्रथम भाषा का अर्जन होता है। तो प्रथम भाषा, गृह भाषा, मातृभाषा तीनों एक ही हैं। इनका क्या होगा? इनका होगा अर्जन, इनका अधिगम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, रचनावादी उपागम संप्रेषण उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। दूसरा है, नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं। तीसरा है, नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है। फोर्थ है, ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। चलो फटाफट लिखते रहो अपना आंसर।
देखो इसने कहा है रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से कैसे अलग है। संप्रेषणात्मक उपागम में क्या होता है, बातचीत पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी भाषा प्रयोग पे। रचनावादी उपागम में क्या होता है कि नए ज्ञान का निर्माण होता है, नए ज्ञान का निर्माण होता है, यानी कि प्रोसेस चलेगी, आपकी प्रक्रिया चलेगी। बच्चा खुद ही कर करके सीखेगा, है ना, बच्चा कर करके सीखेगा। तो अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। रचनावादी में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि नियम जो है वो प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं, पहले ना बताए जाएं। और नियमों पर आधारित होगा, जो नियमों पर बल देता है, नियमों पे बल नहीं देगा रचनावादी उपागम। नियमों पर बल देगा तो फिर तो आपका निगमनात्मक मेथड हो गया आपका। नियमों का के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, नहीं। ड्रिल पे यानी बार बार रटने पे ध्यान देगा, नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्थ पे ध्यान देगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो बताएंगे रचनात्मक है, आदेशात्मक है, वर्णनात्मक है या संरचनात्मक है। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर फटाफट से। किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है। देखो सीधे सीधे कहने का मतलब है ऑर्डर चलाना। जब आप घर में करते हैं ना बातचीत भाई बहन, तो ऐसे थोड़ी कहते हो भैया प्लीज एक गिलास पानी दे दीजिएगा ना। सीधे बोलते हैं ओए एक गिलास पानी लेके आ जल्दी, ऐसे बोलते हैं। सीधे ऑर्डर देना है, तो ऑर्डर देना मतलब सीधे आदेश देना। तो कौन सा उपागम है आपका, आदेशात्मक उपागम है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, है ना। नेक्स्ट है, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। अधिग्रहण, अनुकूलन, मूल्यांकन या समीक्षा। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। जी फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। वर्ल्ड बेस्ट टीचर, थैंक यू जी। अच्छा चलो आज मेरे बारे में एक एक लाइन लिखो सबके सब। मेरे बारे में आप क्या क्या सोचते हो, एक एक लाइन सब लिखो जल्दी, अपने अपने ख्यालात। और कॉपी कोई नहीं करेगा एक दूसरे की, हर बंदे की लाइन अलग आनी चाहिए। कॉपी कोई नहीं करेगा। मेरे बारे में एक लाइन लिखो, क्या कहना चाहते हो। जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं, इसको कहते हैं अनुकूलन। और दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं लचीलापन। क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है। निदानात्मक और उपचारात्मक है, या विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, या शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, या शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी आप शादी कब करोगे ये सोचते हैं। वैश वैश भाई साहब आपको क्या दिक्कत है मेरी शादी से। हाँ यू आर द बेस्ट वन, यू आर द बेस्ट टीचर, यूट्यूब किंग। अच्छा ये सोचते हैं आप मेरे बारे में। आमिर जी कह रहे हैं बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, अच्छा पढ़ाते हैं। होप ऑफ सक्सेस इन सीटेट। अच्छा सीटेट की उम्मीद हूं मैं, समझाने में मुझे बहुत समझ आता है। अच्छा आप सुपर से ऊपर हैं गुरुजी। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो साल के अंत में होता है ना, साल के अंत में होता है। अंत में किस लिए होता है, अंत में लिया जाता है भाई साहब निर्णय। किस चीज का निर्णय लिया जाता है, पास और फेल का निर्णय लिया जाता है कि बच्चे को पास करें या फेल करें। तो शिक्षार्थी के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए योगात्मक मूल्यांकन होता है। निदानात्मक तो साल में हो जाएगा बीच में ही। ये भी रचनात्मक, ये भी रचनात्मक। रचनात्मक पूरे साल भर चलता है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। समग्र भाषा, रचनावादी, संप्रेषणात्मक या व्यवहारवादी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी बताओ। आप महागुरुदेव हो, मेरे सवाल का जवाब दो। इजहार जी पूछो क्या पूछना है। मुझे आपका ही बढ़िया समझ में आता है। अच्छा
जी, आप तो बहुत अच्छे टीचर हैं। थैंक यू जी। वेरी स्मार्ट टीचर। अच्छा, स्मार्ट टीचर। हरियाणवी में कहावत है गुरुजी, एनडी मास्टर है। एनडी मतलब क्या होता है? अर्थ भी बता देते हैं, मुझे समझ नहीं आया। चलो, यहाँ पे है, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी समग्र भाषा उपागम के लिए प्रयोग के लिए अंक मिल रहे हैं? इसने तो प्रश्न में आंसर दे दिया, उत्तर छुपा हुआ है अंदर ही प्रश्न में। पहला ही ऑप्शन ठीक है। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, एक्स्ट्रापोलेशन या विश्लेषण? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। इसने कहा जब आप किसी चीज को ढूंढते हैं, सूचना को जानने के लिए पढ़ रहे हो, जब आप किसी चीज को ढूंढते हैं बारीकी से तो उसको कहते हैं बारीकी से पठन। सरसरी तौर पे तो तब पढ़ते हैं जब आप सिर्फ सारांश जानना चाहते हैं, तो ये अखबार वगैरह पढ़ने के लिए काम आता है आपका, ठीक है, ऐसी नजरें डाल के। एक्स्ट्रापोलेशन होता है जब पाठ पढ़ने के अलावा उसके अलावा कोई एक्टिविटी करते हैं। एक कविता आपने पढ़ ली, आपके उसमें आई किताब में, वो कविता आपने पढ़ी, उस कविता से हट के कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। विश्लेषण होता है उसके फायदे नुकसान बारीकियां जानना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल है? पहला है आपका पठन और लेखन, दूसरा है श्रवण और वाचन, तीसरा है श्रवण और पठन, और चौथा ऑप्शन है आपका वाचन और लेखन। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से। देखो, उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं? उत्पादक मतलब वो होते हैं जिनके द्वारा आप अपने भावों को व्यक्त करते हैं, जो बोल करके बताते हैं आप। तो एक तो बोलना ही हो गया आपका, एक हो गया आपका लिखना। तो वाचन और लेखन हो गया, डी वाला ऑप्शन में आपका ठीक है। और ग्रहणात्मक कौन से होते हैं, कमेंट करके बताओ। एक तो हो गए उत्पाद और एक हो गए ग्रहणात्मक। दो तरह के होते हैं ना, तो ग्रहणात्मक कौन कौन से होंगे, कमेंट करके लिखो जल्दी से। सब लोग अपना आंसर लिखो। नेक्स्ट है, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे, पहला ऑप्शन विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, दूसरा है बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश अर्जित करते हैं, तीसरा है औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, फोर्थ है औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। एनडी मीन्स बेस्ट टीचर। अच्छा जी, थैंक यू जी। श्रवण और सुनना और पढ़ना, ठीक है। प्रथम भाषा कौन सी है जो अर्जन होती है? और अर्जन कैसे होती है? विशेष प्रयास करके, प्रयास नहीं करना पड़ता आपको, बिना प्रयास के। प्रथम भाषा में यानी कि अर्जन में प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, ये सहज होती है और स्वाभाविक होती है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, अपने आप से ही होती है, इसमें कोई कोशिश नहीं करनी। औपचारिक स्थितियों में नहीं होती, ना तो औपचारिक में सीखी जाएगी ना ही औपचारिक में अर्जित होगी, औपचारिक स्थितियां नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वानिकी या फिर वाक्य विन्यास? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना आंसर। देखो जी, इन्होंने कहा ध्वनि के उत्पादन और बोध क्या है, यानी ध्वनियों को समझना और ध्वनि को निकालना मुंह से, ये होता है स्वानिकी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आप स्वानिकी। आकृति विज्ञान कहते हैं शब्दों से रिलेटेड होता है, शब्दों की संरचना से। वाक्य विन्यास वाक्य की संरचना से, यानी वाक्य की संरचना आगे पीछे कैसे लिखा जाएगा। स्वर विज्ञान जो होता है वो वायु प्राण से संबंधित है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, दूसरा है विद्यार्थी संवाद की प्रकृति प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, तीसरा है विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, और फोर्थ है विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर।
चलो जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। हाँ जी, संस्कृत की क्लास कब से होगी सर? बताऊंगा, अभी मैं 1-2 दिन में बताऊंगा। अभी उसकी जो है मैं मैराथन करूंगा सीधी, क्योंकि अब क्लास 1 क्लास 2 करने का उतना समय बचा नहीं है, तो सीधा मैराथन में करा दूंगा आपको। हाँ, यू आर अंधेरे में आशा की किरण, प्रीति चौधरी, शुक्रिया जी, थैंक यू। इसने कहा आपसे श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश कौन सा नहीं होगा इनमें? तो आदर्श भाषा सुनेंगे बच्चे। अच्छा, ठीक है, सुनना आ गया इसमें, ये भी ठीक है आपका। संवाद की पंक्ति दोहराते हैं बच्चे, संवाद की पंक्ति दोहराते हैं। संवाद में बातचीत होगी, बातचीत में सुनना आ जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये गलत है आपका। व्याकरण नहीं आएगी भाषा में, मतलब श्रव्य भाषा में व्याकरण की जरूरत नहीं होती। ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन व्याकरण नहीं आएगी आपकी, क्योंकि ड्रिल तो बोल ही दिया उसने, तो ड्रिल तो इसमें आप ले ही लेंगे आप, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन व्याकरणिक नियमों की जरूरत नहीं होती आपको सुनने के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम या समग्र भाषा उपागम? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर सबके सब। ड्रिल क्या होता है? ड्रिल होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन होता है आपका, ठीक है। यानी कि बार बार दोहराना। क्या होता है? बार बार दोहराना, इसको कहते हैं रिपीटेशन, यानी कि ड्रिल। देखो इसने कहा कौन सा उपागम है जो प्रवाह को समुन्नत करेगा। प्रवाह को क्या कहते हैं? प्रवाह होता है फ्लुएंसी आपकी, है ना। फ्लुएंसी यानी कि बोलने में जो रिदम होता है ना, वो अटक अटक के ना बोलना, एकदम स्पीड के साथ में लगातार बोलते रहना। तो ये बोलने से रिलेटेड है, और बोलना तब होगा जब संप्रेषण होगा। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, तो भैया बातचीत में तो फ्लुएंसी की जरूरत है। संरचना तो व्याकरणिक हो गया, संरचना का मतलब वाक्य की संरचना, शब्द की संरचना, कहाँ पे किस तरह से, ये व्याकरणिक रूप है। व्यवहारवादी तो आपका व्यवहारवादी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि व्यवहारवादी होता है जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। समग्र भाषा उपागम में बोलने के साथ साथ क्या होता है? बॉडी का इस्तेमाल होता है, यानी आपके जो फिजिकली जो ये होता है, क्या कहें इसको, हाव भाव, हाव भाव जो होते हैं ना, जेस्चर, जैसे हाथ को बड़ा ऐसे करना, कि इतना बड़ा घड़ा था एक, और एक पता इतना लंबा सांप देखा मैंने, तो ऐसी वाली चीजें जो होती हैं वो आपकी समग्र भाषा में आ जाती हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? पहला है पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, दूसरा है पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, तीसरा है पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, और डी है आपका प्रत्येक शब्द को पढ़ना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। समुन्नत का मतलब, समुन्नत का मतलब होता है आगे बढ़ाना। समुन्नत मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं फैसिलेटेड, फैसिलेटेड। और वैसे इसको कहते हैं आगे बढ़ाना, मतलब बच्चे का विकास करना कह सकते हो एक तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें आंसर करो, इसका क्या आंसर आएगा। देखो इसने कहा आपसे कौन सी गतिविधि है जो अर्थ आधारित गतिविधि में नहीं आएगी। अंत्यक्रिया अर्थ होगी, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना भी ठीक है, पढ़ना और फिर उसी वृत्तांत को दूसरों के सामने सुनाना, ये भी ठीक है, इसमें भी आप अपने शब्दों में सुना दोगे। प्रत्येक शब्द को पढ़ना, ये इसमें अर्थ की बात नहीं कर रहा। प्रत्येक शब्द को आपने पढ़ दिया, उसके अर्थ को समझा या नहीं समझा ये तो कहा ही नहीं इसने कुछ ऐसा, तो डी वाला ऑप्शन अधूरा है, तो डी वाला ही जाएगा यहाँ पर राइट आपका। नेक्स्ट है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? लचीलापन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित या एक ही तरीके पर आधारित? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जी जल्दी से करते हैं, बताओ जल्दी बताओ अपना आंसर। देखो अधिगम योजना के बारे में सही क्या है? लचीलापन का अभाव नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। अध्यापक केंद्रित नहीं चाहिए, हमें चाहिए बाल केंद्रित। एक ही तरीका नहीं चाहिए, हमें चाहिए बहुआयामी, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के तरीके अपना सके। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न पे आते हैं। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? त्रुटि विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण या शब्द विश्लेषण? चलिए बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अच्छा हमारे 37 तो लाइक पूरे होने वाले हैं,
2-3 लाइक बच रहे हैं बस, तो जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट को नीचे करके जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जल्दी फटाफट से। आप हमारे कमेंट कभी नहीं पढ़ते हैं सर, मैं फर्स्ट डे से क्लास कर रही हूँ। ट्विंकल रावत, ट्विंकल जी आप कमेंट कम ही करते हो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है आपकी कमेंट ज्यादा। टीचर जी आप तो जादू हो, जादू। अच्छा जादू मतलब जो दुनिया को गायब कर दे, ऐसा जादू? हाँ जी। तो गलतियों का विश्लेषण मतलब त्रुटि का विश्लेषण, क्योंकि गलतियां और त्रुटियां एक ही बात हो गई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाँ चलिए जी, तो यहाँ पर जो है हिंदी आपकी समाप्त होती है। अब एसएसटी करेंगे और